हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख ही सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी की क्लास 5th की बुक से हिंदी का चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले ज़रा आप मुझे एक बात बताएंगे, आप में से कभी किसी ने क्या कोई चिट्ठी पढ़ी या देखी है या कभी लिखी है या अभी कभी अपने किसी रिश्तेदार को वो चिट्ठी भेजी है क्या? अगर भेजी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये मैंने इसीलिए पूछा था ना आपसे कि अगर आपने लिखा है तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। ठीक है, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी हम किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? ठीक है, अगर आपने चिट्ठी लिखी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आगे बताती हूँ। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुँचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुँचने पर क्या असर पड़ता है? अब आपको जहाँ तक उम्मीद है मुझे, शायद आपने तो कभी किसी को चिट्ठी लिखी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आजकल का तो जो दौर चल रहा है ना, वो मोबाइल फ़ोन का चल रहा है। फटाफट से आप यहाँ से मैसेज करते हैं और जिसको मैसेज करते हैं उसके पास फटाफट मैसेज पहुँच भी जाता है। पर पहले के जो लोग थे ना, वो कागज़ पर लिख करके चिट्ठी, जिसको आप लेटर बोलते हैं या मैसेज भी बोल सकते हैं, वो भेजा करते थे। चलिए इसके बारे में और हम पढ़ते हैं कि आगे क्या है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हों। डाक टिकटों के बारे में आपको पता होगा, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। पर हाँ, आप अपने मम्मी पापा से या दादी दादा से ज़रूर पूछेगा, उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और एक और चीज़ बताऊँ, आप कभी ना एक पुरानी उनसे चिट्ठी ज़रूर मांगिएगा कि कोई पुरानी चिट्ठी या पत्र लिखा हो तो वो आपको दिखाएं। तो दोस्तों, आप चिट्ठियाँ यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे चिट्ठी लिखी गई है ना। महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, और एक ये है स्लिप वाली। तो इसमें लिखा है, इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखिए। दोनों पतों को दी गई जगहों में लिखो। जो दोनों पते दिखाए हैं मैंने भी आपको, उनके बारे में हमें उसमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पेज पर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? भिन्न मतलब अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव का या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जो हमारा शहर का नाम होता है, जैसे कि हम कहीं का भी नाम लिखते हैं, उसके बाद में एक 5-6 नंबर का एक जो नंबर होता है उसको हम पिन कोड कहते हैं। ठीक है, हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर हैं वो, पर उनके नाम एक जैसे हैं। तो उनकी पता कैसे लगाएंगे हम? पते के बाद पिन कोड लिखने से उस गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। ठीक है, उसका अंतर आपको समझ में है ना। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। ठीक है, जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन
पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब बहुत समय पहले की बात है ना, जब लोगों को लिखना नहीं आता था या लिखना नहीं जानते थे, वो कबूतरों से अपने संदेशों को भेजा करते थे। या फिर जैसे कि भेजने के लिए कोई लोग नहीं हुआ करते थे, वो कबूतरों के द्वारा अपने संदेश भेजते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजा के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह के जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। जैसे कि जो भी उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिए या जो भी अपना समाचार वो किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको उसकी भी रक्षा करनी होती थी और अपनी भी रक्षा करनी होती थी। जैसे कि पुराने समय में बहुत डाकू लुटेरों से जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में परम यानी कि जनसंकार और जैसी कई जगह हैं जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतर की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? तो कबूतरों को रास्ता कैसे पता लगता है? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है ना। आपने कभी सोचा है ऐसा कि कबूतर जो हैं वो रास्ता कैसे पता करते होंगे कि उनको कहाँ जाना है? तो उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह कैसे तय कर पाते हैं। कितनी सोचने वाली बातें हैं ना दोस्तों। कितना अच्छा ये पाठ है। आपको कुछ लग रहा है? आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए थोड़ा सा और अपने दादी बाबा या मम्मी पापा से ये पूछेगा ज़रूर कि उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। अब एक छोटी सी ये और इसमें स्टोरी दी हुई है, इसको और हम पढ़ लेते हैं। उड़ीसा पुलिस खासतौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कौन सी पुलिस? उड़ीसा पुलिस। इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपके ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आ सकता है। और कौन से वाले कबूतर? हुमर कबूतर। ठीक है, तो कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। आप समझ रहे हैं 1000 किलोमीटर कितना होता है ना। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो वो 2 कबूतरों को भेज दिया जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। यानी कि बाज वगैरह जैसे होता है ना, काट ना ले या उनको मार ना दे, तो उसमें 2 कबूतरों को वो भेजते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनका संदेश होता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेन नेक। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। ये कबूतर के बारे में कहानी है। जल्दी से हमने खरगोश, बिल्ली, चूहे के बारे में बहुत सारी कहानी पढ़ी हैं, पर ये कबूतर की कहानी बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, जो
जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस कविता को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका